नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने सीटेट ईवीएस से संबंधित हमारी थ्योरी बेस्ड ये क्लास रहेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो को आपको देख सकें, नोटिफिकेशन उनका प्राप्त हो सके आपको। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इग्लू इग्लू ये आपको बर्फ का घर जो होता है वो इग्लू कहलाता है। ये यहाँ से ये सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल है। ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के आवास हैं। एस्किमो लोग हड्डी, खाल और बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू इग्लू नामक गुंबद गुंबद नुमा डोमेन्ड मकान बनाते हैं। शीतकाल के कोड़ा केदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। इग्लू इग्लू के अंदर की तरफ तरफ दीवारों और फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान इससे मकान मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें पिघलती नहीं और इग्लू में गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। इग्लू इग्लू में एक छोटा द्वार होता है। इस द्वार का प्रयोग लेटकर लेटकर अंदर बाहर आने जाने में किया जाता है। टेंट क्या होता है? यह लोगों को अस्थायी निवास का घर होता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बना बना रहता है। हाउस बोट यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसकी छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफी आकर्षक करते हैं। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। कौन से घर? आपके हाउस बोट, कारवा या केरेवेन यह हड्डी पर एक घर सॉरी यह पहाड़ियों पर एक घर होता है। यह एक प्रकार के से ट्रॉलर है जिसे एक गाड़ी से खींचा जाता है और जिसमें रहने की सुविधाएं होती हैं। कुछ लोग कारवा में पर्यटन या कैंपिंग स्थायी आवास के लिए रहते हैं। पिग्मी जाति के आवास पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती हैं। झोपा शुष्क और पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। पड़वा राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर। पड़वा की दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं और केलू खेपरेल से ढलवा छत बनाते हैं। टापरी या टपरी या डागला राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर है। भाखर या ढांचा राजस्थान के गरासिया जनजातियों का घर है। मुनासा आपका उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है। मैत उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास।
ट्यूलिपिक एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर कैरी कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। किस्ताऊ कजाकिस्तान की खिरगीज जाति के आवास स्थान होते हैं जो घास से बने होते हैं। खिरगीज इनमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। युत 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 है खिरगीज और कालमुख और का कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। ये ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। कु भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती हैं। फर्श मिट्टी या पत्थर की तथा छत खपरेल या घास फूस की। बंगाल ओराक व कातोम ओराक संथाल जनजाति के आवास गृह हैं। क्राल दक्षिणी अमेरिका में बंटू और नटाल में जुलू जनजाति के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियाँ को कहते हैं। तिपे रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से व लंबे बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू ये पोर्टेबल होते हैं। अर्थ भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। काईमास अरब व सहारा के बदू जाति के लोगों के तंबू होते हैं। जीव जंतुओं के आवास हैबिटस ऑफ एनिमल्स जीव जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु व पक्षी अपना आवास पेड़ों या झाड़ियों में बनाते हैं तो कुछ जमीन में बिल बनाकर बाह्य वातावरण से अपना बचाव करते हैं। कई लोग जंगली पशु जंगलों एवं पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या माद में रहते हैं। आवास के प्रकार स्थानीय आवास स्थल पर रहने वाली सभी जीवों को आवास स्थलीय आवास टेरियल हैबिटेट कहलाता है। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए जाते हैं। बनी आवास पोलर हैबिटेट बनी आवास में जंतु एवं पेड़ पौधों दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। घास या भूमियाँ आपकी क्या होती है? ग्रासलैंड। यहाँ लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है। यहाँ के मुख्य जानवरों में जेब्रा और जिराफ, हाथी गजेला, हिरण आदि होते हैं। प्रमुख घास भूमियों के उदाहरण हैं सवाना पेरीज, डाउन्स स्टेपीज और मीडोज, लानोज, पंपाज आपके और ग्रान चाको आदि। मरुस्थलीय आवास मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में ऊंट, सांप, कंगारू, चूहे आदि। वनस्पति में कांटेदार व मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। पहाड़ी आवास हैबिटेट पहाड़ी आवासों में याक, भालू, पहाड़ी बकरियां आदि मिलते हैं। ध्रुवीय आवास पोलर हैबिटेट क्या होते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं तथा चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है जो सर्दी से सुरक्षा
करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है। यहाँ ध्रुवी भालू और रेन डियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील और स्नो गूज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बाल्ड वाल्ड ईगल आदि जानवर मिलते हैं। जलीय आवास क्या होते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट क्या होते हैं आपके? जा ताजी ताजी जलीय आवास, फ्रेश वाटर हैबिटेट, नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि। इनमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल, मेढक, केटफिश, सर्फ और ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु पाए जाते हैं। समुद्री आवास क्या होते हैं? मैरीन हैबिटेट, समुद्री पानी में मछली, व्हेल और डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रोन, समुद्री कछुआ और मगरमच्छ, समुद्री सांप आदि जीव जंतु मिलते हैं। तटवर्ती आवास, कोस्टल कोस्टल हैबिटेट, इन क्षेत्रों में समुद्री जल व नदियाँ द्वारा लाए गए ताजा जल का मिश्रण मिलता है, अतः यहाँ मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों की बहुलता रहती है। बिल, कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि। घोंसला, कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर आदि। गिलहरी पेड़ की कोटर में रहती है। माद या गुफा, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि माद या गुफा में रहते हैं। केनल केनल क्या होते हैं आपके? कुत्तों का आवास, पेड़ों की शाखाएं, बंदर, पेड़ों की शाखा पे कौन कौन रहता है? बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि पेड़ों की शाखाओं पर रहते हैं। छत्ते में कौन कौन रहते हैं? जैसे मधुमक्खी, वर्रा, ततैया आदि छत्ते में रहते हैं। छप्पर या बाड़ा या शेड में कौन कौन रहता है? गाय, भैंस, बकरी आदि पालतू जानवरों के लिए बनाया जाता है छप्पर। बिल में कौन रहता है? आपका खरगोश का घर बिल होता है। अस्पताल में स्टेबल, आपका घोड़ा अस्तबल में आपका कौन रहता है? आपका घोड़ा। पेड़ की कोटर, आपके पेड़ की कोटर में कंगारू रहता है आपका। मुर्गी खाना और दड़वा, मुर्गी का घर, कैटरी एंड कैग बिल्ली का घर होता है। अगला, वस्त्र, क्लॉथ्स, रेशों, फाइबर्स से तागा, थ्रेड बनाने की प्रक्रिया को कताई, स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज, बॉन्च ऑफ कॉटन से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशों आसपास आ जाते हैं और तागा थ्रेड बन जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बधाई, वीविंग एंड किनेटिंग हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी, कॉटन, जॉट और स्लिक एंड वूल, इनके तंतु पादपों तथा जंतुओं, प्लांट एंड एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन, कॉटन एवं जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम तंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होते हैं। इन खरगोशों या ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु
सिल्क फाइबर रेशम कीट कॉकून कॉकून ऑफ सिल्क वॉर्म से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं नेचुरल फाइबर्स का ही प्रयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से इसे रासायनिक पदार्थों केमिकल सब्सटेंस जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा सकता है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र। गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र समर क्लॉथ्स। गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा हीट को परावर्तित रिफ्लेक्टेड कर देते हैं जिससे हमें कम गर्मी लगती है। गर्मी में सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है और सूती वस्त्र पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेते हैं जिससे शरीर का ठंडक प्रदान होती है। ऊनी एवं सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है जबकि सूती कपड़ों में बारीकी छिद्र होते हैं और उनमें से हवा आती रहती है। गर्मी में सर्दी रंग के सूती कपड़े पहनना अच्छा रहता है क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं जबकि गहरे रंग या काले रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश को अपने में समाहित कर लेते हैं। इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम तथा काले रंग के कपड़ों में गर्मी अधिक लगती है। सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र विंटर क्लॉथ्स। सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा हीट को अपने अंदर अवशोषित एब्जॉर्ब्ड कर लेते हैं। ऊनी और रेशमी वूलन एंड स्लैक वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये भी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी कपड़े रेशमी वस्त्र गहरे वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऊन ऊष्मा के कुचालक हीट कंडक्टर है तथा इनके रेशे के बीच बहुत सारी हवा फंसी होती है। ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण भी रेशम से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र रेन सीजन क्लॉथ। बारिश में मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि वे जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक कपड़ों को पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, रेयॉन, डेक्रोन आदि शामिल। नायलॉन कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेस परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। रेशम और नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं इसीलिए वर्षा के दिनों में वस्तुओं से बने वस्त्र पहने जाते हैं। राज्यों के आधार पर वस्त्र जैसे जम्मू कश्मीर में देखते हैं फिरन। यह जम्मू कश्मीर राज्य में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला ढीला ढाला चोगा होता है। तिरंगा यह जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। बुर्गा यह जम्मू कश्मीर राज्य में महिलाओं का वस्त्र होता है। पठानी सूट जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला सूट पठानी सूट कहते हैं। कसावा एक टोपी है जो जम्मू कश्मीर पुरुष और महिलाओं के द्वारा फिरन के साथ पहनी जाती है।
लद्दाख देखते हैं। ओ ओचा, सॉरी, गोचा। गोचा गोचा एक वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना होता है। इसे लद्दाख के पुरुष गले में पहनते हैं। गोचा, जिसे अंगोछा कहा जाता है। कुंटोक लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, लौनचारी, यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। सुथान, यह एक प्रकार का पुरुषों का पायजामा है जो सूती का बना होता है। किरा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। महिलाएं इसे कमर पर बेल्ट की तरह बांधी रहती हैं। किरा को। गिरियों, यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। गिरियों एक लंबा उनका 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 नहीं, ऊन का बना बना कोट होता है। राहिंदे, यह भी हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का ही वस्त्र है। इसे सिर पर पहना जाता है। और तेपांग, यह हिमाचल प्रदेश के पुरुष का वस्त्र है। यह एक प्रकार की टोपी होती है। गद्यांग, यह पुरुषों का वस्त्र है जो जम्मू कश्मीर सॉरी कमर पर पहना जाता है। रिंगियों, यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। रिंगियों एक लंबा ऊन ऊन का बना कोट होता है। होजुक, यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। केरल केरल में देख लीजिए, केरल राज्य में ज़्यादातर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। और मुंडू और चेरियाथू, यह केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। मुंडूम चेरियाथुम्ब, यह केरल राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। मिजोरम पुआन, यह मिजोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। पुआन चेरी, यह मिजोरम राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। जापी या लुखुम, यह मिजोरम राज्य के लोग एक प्रकार की टोपी पहनते हैं जिसे जापी या जापी और लुखुम कहा जाता है। नागालैंड में देख लीजिए, किल्ट, नागालैंड के लोगों के द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे किलट कहते हैं। और लिंगपेन क्या होता है आपका? और नागालैंड के लोगों के द्वारा गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है, इसे लिंगपेन कहते हैं। असम में देख लीजिए, मितु, यह पुरुषों का वस्त्र होता है। मुंडा, यह महिलाओं का वस्त्र होता है। रिन सासो, यह असम राज्य के पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाले स्कार्फ को रिन सासो कहते हैं। झारखंड में गान सॉरी भागवान, यह झारखंड राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। पाची या परहान, यह झारखंड राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, मुकाक, यह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। और मुकाई मुका एक्स, यह अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। त्रिपुरा रिक्कट या गमछा, इसे त्रिपुरा राज्य के पुरुष पहनते हैं। रेगनाई, यह त्रिपुरा राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। पंजाब देख लीजिए, फुलकारी, यह एक शॉल होता है। सरारा या लांचा, यह पंजाबी महिलाओं का वस्त्र है। और तांबा या तहमत, यह पंजाब के पुरुषों की धोती होती है। लक्षद्वीप, यह काची, यह लक्षद्वीप राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। थाटम, यह महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कार्फ होता है। मणिपुर देख लीजिए, खामेन या चामटा, यह मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होती है। फेनेक, यह महिलाओं का वस्त्र होता है। सिक्किम और थोकरो डूम,
यह सिक्किम राज्य के पुरुष का वस्त्र है। झूम 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 यह सिक्किम राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। गुजरात कफानी या फरहान यह गुजरात के पुरुषों का वस्त्र है। काजरी या आवा यह गुजरात की महिलाओं का वस्त्र है। लुइस ब्रेल ब्रेल लिपि की खोज की थी इन्होंने। ये आपकी अंधे बच्चों के लिए होती है, जो ब्लाइंड मैन स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये विधि का प्रयोग किया जाता है। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे को कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वह बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुड़ मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पतला और हरा गुड़ मिलाते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। अलबरूनी आपका अगली हेडिंग है। अलबरूनी हजार से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। कहाँ के ये थे? उज़्बेकिस्तान के। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगीं। अलबरूनी उस समय के तालाबों पौंड के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के टुकड़ों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी
भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमीन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अलबरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद है। पूछा जाता है कि अलबरूनी की किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। बछेंद्री पाल अगले व्यक्ति हैं आपके। बछेंद्री पाल बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की पांचवी महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब तब ये कुल 12 वर्ष की थीं। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली, जिनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी और 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले पहले इन्होंने अपना कदम रखा। इसके बाद बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीर ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। पर्वत पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण एक खेल शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी यात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। चट्टानों पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। पूछा जाएगा कितने का कोण बना के चला जाता है चट्टानों पर? 90 डिग्री का। पर्वत रोहड़ में होने वाली कठिनाइयाँ: गिरती चट्टानें और गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, बर्फ की ढलानें, हिम दरारें, मौसम, ऊंचाई, सौर विकिरण और ज्वालामुखी गतिविधियाँ। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार: ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते और कुल्हाड़ी और नाईलॉन की मजबूत रस्सी, चाकू, दूरबीन और पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, आइस ग्लासेस और हेलमेट और मजबूत नाइलॉन बेल्ट। बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा, आइस एक्स। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका: बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ये एक ग्रुप लीडर के लक्षण होते हैं। संतोष यादव 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला थी। संतोष यादव कौन थे? संतोष यादव। सुनीता विलियम
अगले हमारे पर्सन है सुनीता विलियम। ये है, मैप देख लीजिए सुनीता विलियम का। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। कौन है? दूसरी महिला है ये। छः 360 किलोमीटर दूर स्पेन में स्पेस स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। कितने दिन? 195 दिन। जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम के अनुभव और स्पेसशिप में यहाँ का एक जगह बैठ नहीं पाते यहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह तैरते या फ्लोटिंग रहते हैं। पानी भी नहीं पानी भी नहीं रुकता था। बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज कागज गिरा गिला कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। वे चांद पर 1969 ईस्वी में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देश देश है। पूछा जाता है भारत के विपरीत कौन सा देश है? अर्जेंटीना। या अर्जेंटीना के विपरीत कौन सा देश है? भारत देश है। इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। अगले पर्सन हमारे राकेश शर्मा है। भारत के प्रथम और विश्व के 138 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन सॉल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। किसने? राकेश शर्मा ने। अगली हमारी पर्सन है कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट थी जिनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 ईस्वी में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से एम्स रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में ये नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुए और 19 नवंबर 1997 से इनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान
STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS 2007 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल कर नष्ट हो गया। इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्ना मंडी है, जो जम्मू कश्मीर के जालौरी जिले में है। नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। इस पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। देखने वाले तक भी आवाज सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। वहीदा प्रिज्म, इनके नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है उनका अर्थ है ऐसा कांच जो 7 रंग दिखाता है। अगली आपकी महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक लिफ्टिंग आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला 69 किलोग्राम वर्ग में ग्रीन ओलंपिक्स 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीता। चमकता सितारा, सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पर अपने गीत गानों को गाएं। उन्होंने भूले न और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी इससे जुड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और एक अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया और गाने बाजे की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। कुड़ुक भारत, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों, कौन सी जनजाति? उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं। अगले आपके पर्सन है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक।
सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक पाठक हैं। इन्होंने सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की, जो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। उनके योगदान से लाखों गरीबों के जीवन में सुधार आया, जो मैनुअल मेला ढोने के काम में लगे हुए थे या शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने इन 1970 से सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की, और सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी से जुड़ी थी। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। कब? 1930। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। आगे भारत भारत पूर्व ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम वेस्ट में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है, और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में आपके कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीन तरफ पानी से घिरा होने के कारण भारत प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर देश कहलाता है। भारत के दो द्वीप समूह आर आर्चीपेलागो पेलागो आर्चीपेलागो भी है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 7 देश हैं। 7 देश अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ में 3323 3323 के समथिंग, और चीन के साथ में 3844 लगभग, और नेपाल के 1751, भूटान के साथ में 699, बांग्लादेश के साथ में 496.7, म्यांमार के साथ में आपकी 1743 की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं। लगभग श्रीलंका मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय क्षेत्र है। भारत के राज्य और राजधानी इंडिया स्टेट एंड कैपिटल। राज्य का नाम और राजधानी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, गुजरात गांधीनगर, केरल तिरुवनंतपुरम, बिहार पटना, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून और गैरसैंण भी रहती है। हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद, कर्नाटक की है बेंगलुरु, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, पंजाब की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, तमिलनाडु की आपकी चेन्नई और मेघालय की आपकी शिलांग, राजस्थान की जयपुर, मिजोरम की आइजोल और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक और त्रिपुरा की अगरतला। केंद्र शासित प्रदेश का नाम और राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। आपकी दादर नगर हवेली और दमन और दीप की दमन है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरावती है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकाल में, और
जम्मू शीतकालीन रहती है। लद्दाख की राजधानी लेह है। कौन है? लेह। भारत के उत्तर में हिम पोषित नदी नदी स्नोफेल रिवर घाटियाँ जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ और दक्षिण में वर्षा पोषित नदियाँ का नदी घाटियाँ जैसे नर्मदा, गोमती, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। भारत के समुद्र तटीय मैदान कच्छ, कोंकण कोंकण और कर्नाटक, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तट पर हैं। अगला देश आपका अगला हेडिंग है अपना असम। असम के बारे में देखते हैं। असम क्या है? असम की सीमा पश्चिम बंगाल किससे पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण इसे उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहते हैं। किसको? असम को। असम की आधिकारिक भाषा असमी या बोडो बोडो है और बगरुम्बा बोडो समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला समूह नृत्य है। यहाँ पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती और मगरमच्छ है, जबकि स्त्रियां मेखला, लंबी स्कर्ट और चादर पहनती हैं। असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं और ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। इसे बांस या बम्बू से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ी का प्रयोग होता है। असम में बांस या रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। अगला है बिहू। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। यह खेती कार्य से संबंधित अवसरों पर मनाया जाता है। किसानों द्वारा बीज की बुवाई होने पर बो बोगाह बोहाग बिहू मनाया जाता है और बोहाग बिहू को रंगीली बिहू भी कहा जाता है। खड़ी फसलों की खुशहाली के लिए प्रार्थना के रूप में काती बिहू मनाया जाता है और माघ बिहू फसलों की कटाई होने पर मनाया जाता है। माघ बिहू 14 या 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका या उरूक कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड या छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू बिहू त्योहार चावल की नई फसल काटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर या बांस से बनाया जाता है और ताऊ कढ़ाई को आगे आगे आग पर रख कर उसमें पानी उबाल लेंगे और भीगे भीगे हुए चावल से भरी हुई कटाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं और भात सुक्तो चावल और रेशे वाली सब्जी को कहते हैं। केरल की अगर बात करें, केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। केरल को ईश्वर की अपनी धरती यानी डॉग्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। केरल का राज्य पशु हाथी तथा राज्य वृक्ष नारियल है।
केरल में पुरुष पुरुष ज़्यादातर मंडू वस्त्र पहनते हैं, जिसे कमर में बांधा जाता है। महिलाएं मंडोनेरियथु वस्त्र पहनती हैं। और इडी पट इडी यपट यप्पम, इसे नूलपम भी कहा जाता है। इसे चावल के आटे से तैयार किया जाता है तथा तोरान लंबी फलियों के छोटे छोटे टुकड़े से बना व्यंजन होता है। इन्हें केरल में खाया जाता है। ओणम केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। विशु अथवा मलयालम नव वर्ष एक बड़ा त्योहार है। करी अप कल कलरीपयट्टू, यह एक लड़ाकू नृत्य है जिसे अभ्यास में उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला माना जाता है। और कूठू नृत्य एक प्रकार का संस्कार नृत्य और कथकली नृत्य केरल के हैं। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक कर्नाटक होना चाहिए, कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। और कोझिकोड केरल में है। और मलक्कापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। और टेपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा, नानी को अम्मूम्मा कहते हैं। और चाची को चिट्टपन या चाची को कुंजम्मा कहते हैं। और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल में मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ तेजपात, काली मिर्च और इलायची आदि को उगाया जाता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आगे दोस्तों 2 लाइनें और हैं और देखते हैं। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश हैं। अगली हेडिंग हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी प्रकार आपको दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतना प्यार दिया उसके लिए भी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।